तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दी सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है और यह 14 लाइन की कविता है और एक सोल्जर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना देरी किए हुए रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि रूपर्ट ब्रूक कौन थे। तो देखिए, रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1915 में हुआ था। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू अकाडमिक फैमिली, और इनका जन्म जो हुआ था वह एक शिक्षित परिवार में हुआ था। ठीक है ना, पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, और इनके जो पिताजी जो थे वो रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर इंचार्ज थे। ठीक है, और देखिए, वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। और देखिए यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने रूपर्ट ब्रूक ने रग्बी स्कूल में शिक्षा हासिल की और उसके बाद वह जो है पढ़ने के लिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए थे। ठीक है, और W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handmost young man in England। और देखिए, W.B. Yeats जो है एक इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। वो वर्णन करते हैं कि ये जो रॉबर्ट ब्रूक हैं वे इंग्लैंड के सबसे सुंदर आदमी हैं। ठीक है, he assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि इन्होंने एक अच्छा रोल निभाया इंग्लैंड के युद्ध में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो और इस रोल ने इन्हें क्या किया कि एक योद्धा बना दिया, एक वॉरियर बना दिया। ठीक है, और ही डायड ऑफ सिप्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। और देखिए, इनके शरीर में जहर फैलने के कारण इनके शरीर में जहर फैल गया, कोई कीड़े ने काट लिया जिसकी वजह से इनके शरीर में जहर फैल गया और 23 अप्रैल 1915 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमन्स इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैलीपोली। और देखिए, गैलीपोली जो युद्ध का मेन जगह था और यहाँ जाते समय इनका मृत्यु जो है एजियन नाम के समुद्र के समीप एक आइलैंड था जिसका नाम था लेमनस। ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। अब देखिए, ब्रूक को जो है एक युद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वार पोएट के नाम से इन्हें लोग याद करते हैं। ठीक है, हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और देखिए, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश के सैनिकों के अंदर देशभक्ति को प्रेरित किया और इंग्लैंड के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। ठीक है ना, और देखिए आगे लिखते हैं, हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन द 5 वार सोनेट ऑफ विच। अब देखिए, इनकी महत्ता में इन्होंने 5 वार पोएम्स लिखे। ठीक है, और विच द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथ्रोलॉजाइज्ड। और देखिए, जो कि इनमें से एक है दी सोल्जर। निसंदेह ही उन 5 कविताओं में ये सबसे बेस्ट कविता है इनकी। ठीक है, और देखिए, इस पोएम को अच्छी तरह से इन्होंने संकलित किया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है।
तो देखिए यह जो पोयम है एक सोनेट है, ठीक है। और देखिए सोनेट, इस सोनेट के दो पार्ट हैं, एक है ऑक्टेव और एक है ससेट, ठीक है। तो देखिए ऑक्टेव में 8 लाइन होता है और ससेट में 6 लाइन होता है, अर्थात इस कविता को दो पार्ट में बांट दिया गया है। ऊपर का जो पंक्ति है, जो लाइन है वो 8 लाइन की है और नीचे की जो लाइन है वो 6 लाइन की है, ठीक है। तो 8 लाइन के ऊपर वाले कविता को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन की जो कविता है उसे हम लोग ससेट कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है सैनिकों के बारे में क्या लिखते हैं। तो देखिए उन्होंने इंग्लैंड के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किस तरह से उन्होंने प्रयास किया है, आइए हम लोग पढ़कर देखते हैं और जानते हैं। ये कहते हैं कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये कहते हैं कि अगर मैं कहीं युद्ध में मारा जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेनर फील्ड, कि अगर मैं किसी विदेशी जमीन पर मरता हूं, ठीक है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी। तो वो जो धरती है वो हमेशा के लिए, ठीक है, जो धरती है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी, ठीक है। अर्थात कवि जो है यहाँ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अगर मैं किसी भी विदेशी जमीन पर मर जाऊं, ठीक है, मर जाऊं तो जहां मुझे दफनाया जाएगा वह जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मेरा शरीर जो है इंग्लैंड की मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है। इसीलिए जब मैं जिस जगह दफनाया जाऊंगा वह विदेशी जमीन जो है मेरे देश की हो जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर जो है इंग्लैंड का बना है, ठीक है। और देखिए ये आगे क्या कहते हैं, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसीलर्ड। और एक लिखते हैं आगे कि उस अमीर धरती में, मतलब जहां जिस विदेशी भूमि पर मेरी मृत्यु होगी वह अमीर भूमि होगा, ठीक है ना। लेकिन अरिचर डस्ट कंसीलर्ड, ये कह रहे हैं लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा जो धूल कण होगा, मेरे शरीर के जो कण वहां पर होंगे वह अमीर होंगे, क्योंकि वह एक सैनिक के धूल कण होंगी, इसीलिए। और ये आगे क्या कहते हैं, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेपेड मेड अवायर। ये कह रहे हैं कि ऐसी बॉडी जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया, इंग्लैंड ने जन्म दिया, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया, जिसे इंग्लैंड ने जागरूक किया, अर्थात कवि का जो शरीर है वह इंग्लैंड में ही जन्म लिए हैं और इंग्लैंड ने ही उन्हें आकार दिया है, एक रूप दिया है। और कवि जो इंग्लैंड ने ही क्या किया है कि कवि को जागरूक किया है। और देखिए ये आगे वाली लाइन में कहते हैं, गेव वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम। और देखिए जिसे इंग्लैंड ने कभी फूल दिए थे प्यार करने के लिए, जिसे इंग्लैंड ने अपने रास्ते दिए थे, ठीक है, उस पर घूमने के लिए, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखते हैं कवि, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। और ये लिखते हैं जिसे इंग्लैंड का वह शरीर जिसने हमेशा इंग्लैंड के हवा को सांस में लिया, अर्थात कभी अगर सांस भी लिए हैं तो वह सांस इंग्लैंड की हवा है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कवि, आइए अगला लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं। पासेड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय होम। तो देखिए इसका हिंदी होगा कि जिसे इंग्लैंड के नदियों द्वारा धोया गया है या स्नान कराया गया है, जिसे इंग्लैंड के सूरज के द्वारा प्यार और आशीर्वाद दिया गया है, ठीक है। और देखिए कहा गया है आगे कि एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सीड अवे। कहा जाता है बाबू
कि यहाँ पर बात किया गया है कि और ये भी सोचना कि किसी सैनिक का दिल जब वो मरेगा तो उसकी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी, भूल जाएगी। ठीक है। और देखिए, कवि यह कहना चाहते हैं कि जब कोई सिपाही अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होता है तो उसकी शरीर जो होती है, उसकी जो आत्मा होती है वो पवित्र हो जाती है, अर्थात उसके शरीर के अंदर से वह सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है जो होती हैं। ठीक है। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ए पल्स इन द इन एटर्नल माइंड नो लेस। यहाँ पर गिव्स समवेयर, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी आंतरिक विचारधारा है, जो हमारी आंतरिक विचारधारा है वो हमारी धड़कनों में धड़कती रहेगी और ये कभी कम नहीं होगी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो मेरा विचारधारा है, मेरे देश को लेकर, मेरे देश के प्रति जो विचारधारा है, यह हमेशा सदैव ही मेरे धड़कनों में धड़कती रहेगी। ठीक है, धड़कन बनकर, और ये कभी भी कम नहीं होगी। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। और देखिए इंग्लैंड ने जो कुछ भी हमें दिया है, ठीक है, इंग्लैंड ने जो कुछ भी हमें दिया है उसको हम हमेशा इंग्लिश हेवन में बैठकर, जो इंग्लैंड का हेवन है, ठीक है, यानी कि जब कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी विचारधारा जो होगी हम हमेशा उसे याद करते रहेंगे, जिसे उसे सोचते रहेंगे जिसे इंग्लैंड ने हमें दिया है। ठीक है। और देखिए ये आगे लिखते हैं, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ सारे दृश्य तथा सारी आवाजें इनकी खुशहाल दिन की तरह, जो सपने इनकी, उनकी जीऊंगा मैं स्वर्ग में बैठकर। देखिए ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जो भी ये मधुर स्वर सुने होते हैं, जो भी ये सपने देखे होते हैं, जितने यह खुशी के दिन बिताए होते हैं, सब स्वर्ग में इंग्लैंड के बैठकर याद करेंगे, कभी कभी भूलेंगे नहीं उस चीज को। ठीक है ना। और देखिए ये आगे लिखते हैं, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। और ये कहते हैं कि ये जो खुशी है जो अपने दोस्तों से सीखा है वो सब याद करूंगा मैं इंग्लिश हेवन में बैठकर। ठीक है। और जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। और ये कह रहे हैं कि विनम्रता भी होगी, दिल में शांति भी होगी, किसी प्रकार की कष्ट नहीं होगी, मानवता भी होगी, अंग्रेजी स्वर्ग में सब कुछ होगा और मन में शांति भी होगी। ठीक है। और हम लोग वहां बैठेंगे। ठीक है। तो देखिए इस कविता से जॉन जो आपके रूपर्ट ब्रूक है यह बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड के जो सैनिक हैं वह अपने देश के लिए सदैव ही मर मिटने के लिए तैयार रहें, यानी कि वह हम लोगों को एक तरह से देशभक्ति सिखा रहा है। ठीक है, मतलब इंग्लैंड के लोगों को देशभक्ति सिखा रहे हैं और साथ साथ अन्य देशों के लोगों को भी यह बता रहे हैं कि हम लोगों को उन्हीं की तरह देशभक्त होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल।